नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर क्लास में। आज है 26 अगस्त 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये सभी जो प्रश्न हैं वह आपकी आने वाली सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रीट, सेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस और आदि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्न। चलो चलते हैं। हाल ही में ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटक्राफ्ट किसने शुरू किया है? देखो, ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटक्राफ्ट जो है वह किसने शुरू किया है? तो ये देखो, यूएसए ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? यूएसए ने। और किसके खिलाफ ये जो अभियान है वह शुरू किया है? वह किया है ईरान के खिलाफ। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। देखिए, ईरान के विरुद्ध यह जो अभियान चलाया गया है, क्यों चलाया गया है? ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए। और आर्थिक दबाव क्या है उसका? यही कि ईरान जहाँ जहाँ कमाई कर रहा है, यानी कि जो अपना तेल बेच रहा है, ईरान के पास एक क्या है? तेल है। तो जहाँ जहाँ वो अपना तेल बेच रहा है उसकी जो कमाई के तरीके हैं उनको समाप्त करने के लिए यह अभियान चला गया है। और उन सभी देशों या कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा जो ईरान से जो लेन देन कर रहे हैं या उसकी इकोनॉमिक जो लेन देन कर रहे हैं, यानी कि ईरान से जो तेल ले रहे हैं उन सभी देशों व कंपनियों पर यह प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटक्राफ्ट जो है वह यूएसए ने ईरान के खिलाफ चलाया है। देखो, ईरान की जो राजधानी है क्या? तेहरान। उनके जो वर्तमान में हेड हैं, वे अध्यक्ष हैं, वे कौन हैं? मोस्तफा खमनोई हैं। ऐसे ही देखो, ईरान में दस्त-ए-लुत्फ़ और दस्त-ए-कबीर मरुस्थल हैं। ऐसे ही देवबंद नाम का ज्वालामुखी भी कहाँ है? ईरान में है। तो यूएसए ने यह जो अभियान है वह ईरान के खिलाफ चलाया है। ऐसे ही ईरान ने यूएसए के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो वो चलाया नासर, जिसका मतलब क्या है? विक्ट्री या विजय प्राप्त करना। तो ईरान ने यूएसए के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया? नासर। और यूएसए ने ईरान के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? तो वो है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटक्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर है यूएसए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? देखिए, IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला भारतीय शहर कौन सा है जो एकमात्र बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है मुंबई। मुंबई कैसे बना दोस्तों? देखिए, यह जो है वह भारत का एकमात्र शहर है जिसमें परिवहन, मौसम, फ्लेक्सिबल वर्क पैलेस, इन सब मामलों में जो है वह मुंबई का स्कोर क्या है? लंदन से ज़्यादा हो गया है। यानी कि मुंबई का स्कोर कितना हुआ है? 77, जो कि किससे ज़्यादा है? लंदन से ज़्यादा है। ऐसे ही देखो, मुंबई की जो कमजोरी है वह क्या है? वैश्विक तुलना जो है वह मुंबई की सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी कि मुंबई का इसमें जो स्कोर है वह सबसे कम है। ऐसे ही देखो, उसी के अंदर भी मुंबई का जो स्कोर है वह सबसे कम है। ऐसे ही ब्रॉडबैंड स्पीड में भी मुंबई का जो स्कोर है वह सबसे कम है। और ऐसे देखो, ये वैश्विक तुलना खुशी इनमें जो सबसे ज़्यादा टॉप है वह कौन है? बैंकॉक, जो कि थाईलैंड की राजधानी है। तो समझ में आ गया आपको कि हाल ही में IWG 2026 वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर जो वह है मुंबई। नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2026 को UPI की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 25 अगस्त 2026 को UPI की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो देखो,
यह जो वर्षगांठ है वह कौन सी बनाई गई है? 10वीं। यूपीआई, यूपीआई क्या है? एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो कि जिसके तहत देखो भीम, फ़ोनपे, पेटीएम आदि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वाले ऐप हैं वह इसके तहत चलाए जाते हैं। और इसको जो लॉन्च है वह कब किया गया था? 25 अगस्त 2016 में। 25 अगस्त 2016 में भारत ने इसको लॉन्च किया था। किसने? भारत ने। और जो इसकी जो 10वीं गांठ है, वर्षगांठ है, वह इस बार मनाई जाएगी। और यह जो यूपीआई है इसको शुरू किसके तहत किया गया था? तो वह किया गया था एनपीसीआई के तहत। एनपीसीआई के तहत शुरू किया गया था। एनपीसीआई का जो पूरा नाम है वह क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसे देखो, जैसे भीम एक ऐप है जिसका भी नाम क्या है, पूरा नाम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो कि 2016 में भारत में शुरू की गई थी। तो भारत में 2025-26 में यूपीआई ट्रांजैक्शन जो हुए हैं वह कितने हुए हैं टोटल? तो वो हुए हैं 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं। 2025-26 में यूपीआई से जो ट्रांजैक्शन किए गए हैं वह कितने किए हैं? 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं। और जैसे देखो, इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया है वह है वन इंडिया वन इंटरफेस। वन इंडिया वन इंटरफेस। इसलिए यूपीआई क्या है? अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वाले जो ऐप हैं अपन चलाते हैं, फ़ोनपे वगैरह, पेटीएम वगैरह, तो ये सब किस में आते हैं? यूपीआई में आते हैं। और इसकी 10वीं वर्षगांठ बनाई गई है, क्योंकि यह जो ऐप है भारत में कब शुरू हुआ था? 25 अगस्त 2016 में हुआ था। और एनपीसीआई के तहत यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में अग्निवीरों से अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की घोषणा किसने की है? हाल ही में अग्निवीरों से, जो अग्निवीर कौन है? जो अपनी भर्ती होती है ना अग्निवीरों की, उनके लिए अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने की जो घोषणा है वह किसने की है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी, पश्चिमी बंगाल। देखो, यह जो है वह एनडीआरएफ की तरह काम करेगी। और इसकी जो घोषणा है वह किसने की है? पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने। और यह क्यों बनाई जाएगी? क्योंकि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए यह फोर्स बनाई जाएगी, जिसमें 200 कार्मिक होंगे। कितने कार्मिक होंगे? 200 कार्मिक होंगे। इन 200 कार्मिकों में देखो 100 कर्मचारी जो है वह कोलकाता में होंगे, और 50 जो है वह दार्जिलिंग में, और 50 कार्मिक कहाँ होंगे? दक्षिण 24 परगना में। और भविष्य में इसमें शामिल होने वाले कौन हैं? तो अग्निवीर रहेंगे। तो अग्निवीरों की जो भर्ती है वह किसके तहत की जाएगी? अर्जुन वाहिनी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने में की जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी, पश्चिमी बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स कहाँ शुरू किया है? हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, जिसका शॉर्ट नाम क्या है? एनएसजी, ने अपना पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स, यानी इसमें महिलाओं को जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा यह एक कोर्स है। यह कहाँ शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है देखो मानेसर, हरियाणा में। मानेसर कहाँ है? अपने हरियाणा में है। और यह पहला महिला कमांडो कन्वर्जन कोर्स होगा, जिसका उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य यह होगा कि आतंकवाद विरोधी अभियान में महिला भागीदारी को बढ़ाना, जो कि 12 हफ्तों का कोर्स होगा। कितने हफ्तों का? 12 हफ्तों का। 12 हफ्तों का यह कोर्स होगा, जिसमें फर्स्ट बैच में कौन शामिल किए गए हैं? इसके जो फर्स्ट बैच है उसमें राजस्थान महिला पुलिस कांस्टेबलरी की 5वीं बटालियन में शामिल 25 महिला कांस्टेबलों को शामिल किया गया है। जिसमें ट्रेनिंग किसकी दी जाएगी? तो इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी हथियार चलाना और शूटिंग करना आदि की जो ट्रेनिंग है वह किसको दी जाएगी? महिलाओं को दी जाएगी।
और इस कोर्स की जो थीम रखी गई है वह क्या रखी गई है? सी हु डेसी लीड्स, जो हिम्मत करती है वही नेतृत्व करती है। एनएसजी की जो शुरुआत है वह किसके तहत, कौन से एक्ट के तहत की गई थी? तो वह की गई थी 1986 एक्ट के तहत। और क्यों की गई थी? क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की जो डेथ हुई थी उसके कारण इस कोर्स की शुरुआत की थी। कौन सा? एनएसजी, इस जो कि आतंकवाद विरोधी अभियान में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना हो। तो इसका राइट आंसर है मानेसर, हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में आदिवासी भाषाओं और म्यूजियम पर नेशनल कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ए, मैसूर, कर्नाटक में, जो कि 24 अगस्त से शुरू हुआ है और आज तक चल रहा है, यानी कि आज तक चलेगा। तो 24 से 26 अगस्त तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसका जो उद्देश्य है वह क्या है? एक साझा मंच तैयार करना, जिस मंच में कौन कौन लोग होंगे? जिसमें आदिवासी लोग होंगे, आदिवासी भाषाविद होंगे, विद्वान होंगे, नीति निर्माता जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो होंगे। इन सबको क्या है? एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, आदिवासी प्लेटफॉर्म। जैसे देखो, अपने जनजातीय मंत्रालय ने अपना ऑफिशियल चैट बॉक्स, जिसका नाम क्या रखा? जागो, यह शुरू किया है, जो कि MOU के साथ में CIIL के साथ कार्य करें। तो CIIL का नाम क्या है पूरा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज। तो समझ में आ गया आपको? इसका राइट आंसर है मैसूर, कर्नाटक में। नेक्स्ट है, हाल ही में अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? हाल ही में अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना, LPG क्या है? अपना गैस सिलेंडर जो होता है उसको LPG कहा गया है, कहते हैं। तो इसको शुरू करने की जो घोषणा है वह किस राज्य ने की है? तो यह है तमिलनाडु में। देखिए, तमिलनाडु के जो CM है कौन? थलपति विजय। उनकी पार्टी कौन सी है? TBK, यानी कि तमिल बैटरी कचकम पार्टी। तो इन्होंने इस अन्नपूर्णी सुपर 6 LPG योजना को शुरू करने की घोषणा की है। किसने? थलपति विजय ने, जिसके अंदर 3 फ्री घरेलू LPG सिलेंडर दिए जाएंगे। और किस योजना के तहत? पोंगल के तहत, जो कि कब से चालू होगी? जनवरी 2027 से। किसके तहत दिए जाएंगे? पोंगल के तहत, और जो कि जनवरी 2027 से चालू होगी। इस योजना का जो उद्देश्य है वह क्या होगा? रिम्बर्समेंट, यानी कि खर्च की वापसी। जैसे कि सिलेंडर आदि खरीदने पर जो खर्चा होगा, उनका जो खर्च है, पैसा है, वह बाद में DBT होगा, अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें सीमा क्या रखी गई है? तो सीमा रखी गई है 2.5 लाख रुपए प्रति ईयर होना चाहिए, यानी कि उससे अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देखो, भारत में एक योजना शुरू हुई थी, कौन सी? LPG के तहत उज्ज्वला योजना, भारत सरकार की योजना है। कौन सी? उज्ज्वला योजना, जो कि 2016 में शुरू की गई थी। और इस योजना का जो उद्देश्य था वह क्या था? LPG गैस कनेक्शन फ्री में देना। ऐसे ही अपने भारत में एक जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, कब? 15 अगस्त 2019 में। तो आपको समझ में आया? इस योजना की जो घोषणा है वह तमिलनाडु में की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अधीनस्थ न्यायपालिका में प्रवेश के लिए कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य की है? जैसे अपने ये लॉ वगैरह करते हैं ना, तो उसमें प्रवेश करने के लिए कितने साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता दी गई है? तो वह दी गई है 1 साल की, 1 वर्ष की। पहले क्या थी? वह 3 वर्ष की थी, जिसको घटा करके अब कितना कर दिया है? 1 वर्ष।
यह जो प्रैक्टिस है पहले 3 साल की होती थी और अब कितने साल की करती है, 1 साल की करती है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये लोग जो हैं वह इंटर्नशिप में ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसलिए इनको 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता नहीं होकर के 1 साल की अनिवार्यता होनी चाहिए। यह जो व्यवस्था है वह 5 साल तक लागू रहेगी और इस प्रैक्टिस की बाध्यता को समाप्त किस कमीशन के तहत किया जाएगा, तो सेठी कमीशन के तहत किया जाएगा। कौन सा कमीशन? सेठी कमीशन। प्रवेश के लिए कितने साल की प्रैक्टिस अनिवार्य करती है? 1 साल की। नेक्स्ट है, हाल ही में गोरखा मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की गई है? हाल ही में गोरखा मुद्दे का स्थायी राजनीतिक समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की गई है? तो देखो, भारत के जो गृह मंत्री हैं कौन? अमित शाह। इन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? पंकज कुमार सिंह, जो भारत के पूर्ण राष्ट्रीय सलाहकार हैं। इसका उद्देश्य क्या होगा? गोरखा मुद्दे का स्थायी समाधान करना। और इस कमेटी में जो परेशानियां बताई गई हैं, मांग उठाई गई हैं, वो क्या है? अलग गोरखालैंड बनाना, यानी कि जातीय भाषा की पहचान करना और उनकी सुरक्षा करना। कौन सी? गोरखा। जातीय भाषाओं की पहचान करना और उनकी सुरक्षा करना। और इसका जो मुद्दा है वह क्या है? विकास की कमी। जैसे कि देखो, ये चाय के बागान आदि में जो दिहाड़ी मजदूर करते हैं उनको 300 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, तो इनके समाधान आदि के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है? पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, हाल ही में करनाल स्थित ICAR NBAGR ने उम्रदा, पेरियार, कोप्पल और महाकौशली नस्लों को रजिस्टर किया है। इन नस्लों का संबंध किस पशु से है? हाल ही में करनाल स्थित ICAR NBAGR ने उम्रदा, पेरियार, कोप्पल और महाकौशली नस्लों का जो रजिस्टर किया है, इन नस्लों का संबंध किस पशु से है? तो इन नस्लों का जो संबंध है वह किससे है? अपने गाय से। देखो, करनाल जो कि हरियाणा में है, इसमें गाय, भैंस, भेड़ आदि देसी जानवरों की नस्लों को खोजा गया है, जिसमें 16 देसी नस्लों को चुना है, जिसमें गाय की कितनी है? 59 नस्ल टोटल रजिस्टर नस्ल हैं, और भैंस की कितनी है? अपने 23। ऐसे बकरी की कितनी है? 45। और भेड़ आदि की कितनी है? 50। असम में ही देखो, अपने देसी लक्ष्मी नस्ल की गाय ने एक IVF के द्वारा बछिया को जन्म दिया है, जो कि ऐसा पहली बार हुआ है। तो इसका राइट आंसर है बी, गाय। उम्रदा, पेरियार, कोप्पल और महाकौशली किसकी नस्ल है? अपने गाय की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के 26 अगस्त 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज की क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि रोज़ाना के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।